बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.1 और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताते चलें कि एक हमें कमेंट आया इमरान का, और उसमें उसने लिखा कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट का प्रॉब्लम है और टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आज मिला है तो सबसे पहले उन्हीं के कहे हुए क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो बात चल रही थी वो इसमें यह था कि आपको कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी थी, और क्वेश्चन उनका जो बोला हुआ है वो काफ़ी अच्छा है इस लिहाज से कि इसमें थोड़ी सी वर्किंग है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और मे भी बहुत चांसेस हैं कि ये आपके मौजूदा जो 4 मार्क्स का पैटर्न है उसके मुताबिक ये शॉर्ट में क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें एक्चुअली सबसे पहले तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए ऊपर के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि नीचे 3 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, लेकिन अभी नहीं लेंगे जब तक कि ऊपर का प्रोसेस आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट एडिशन फॉर्म में ना चेंज हो। तो हमें पता है कि हमें इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस ब्रैकेट को 2 आयोटा यानी कि प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाता है, और प्लस यहाँ पे लिखा है 2 आयोटा यहाँ लिखा है, इसका मतलब है बाहर अगर ब्रैकेट के प्लस का साइन हो तो अंदर की साइन चेंज नहीं होती, सिर्फ 2 आयोटा बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब तक तमाम क्वेश्चन में ऐसा ही सिलसिला हुआ है। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है तो 1 प्लस आयोटा और 2 आयोटा तो ऐड हो गए 3 आयोटा हो जाएंगे। अलबत्ता आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखने के बाद -2, और 1 और -2 का डिफरेंस -1 है और प्लस 3 आयोटा है। तो यहाँ से अब हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के चैप्टर में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए या फिर 3 प्लस आयोटा यानी कि 2 टर्म्स की सूरत में आएगा तो इसका कॉन्जुगेट लेते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर सिंगल आयोटा है तो उसको सिर्फ हमें आयोटा को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 2 टर्म्स की सूरत में उसका जो कॉन्जुगेट होता है तो उसमें आयोटा की साइन चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे और बिल्कुल ऊपर की तरह जो है हमारे पास ये ब्रैकेट -1 प्लस 3 आयोटा से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, और जैसे ही फार्मूला अप्लाई होता है तो हमारा जो आयोटा का इशू है वो डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाता है। आज चूँकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हुए 10 आ जाएगा। लेकिन बात ऊपर की भी करें, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर उसकी जगह हमेशा वैल्यू आ रही है -1, और माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा है, और यहाँ पे -3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हो किया था जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 9 आयोटा और 1 आयोटा 10 आयोटा हो जाएंगे, और इस तरीके से 10 आयोटा अपॉन 10 आ रहा है, और जैसे ही 10 से 10 कैंसिल होता है तो आयोटा आ जाता है। और इस आयोटा के बाद अब यहाँ से हमारा वो प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर हमें करना यह है कि एक आपको कॉन्जुगेट बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो अब चूँकि आयोटा के साथ कोई रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो रियल पार्ट होने की सूरत में आपका सिर्फ आयोटा की साइन को चेंज किया जाएगा, प्लस की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू में जैसे कि हमारे पास ये एक्स है और आयोटा का जो कोफिशेंट होता है या दूसरे अल्फाज में उसका मल्टीपल जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 0 और 1 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 रूट से निकल के बाहर 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इमरान साहब का जो एक कमेंट था हमने उसके मुताबिक सॉल्व कर दिया, और नॉर्मली हमारा 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आपको फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इफ़ z आपको एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे आर ई का मतलब है रियल z इक्वल्स टू 0 और एब्सोल्यूट वैल्यू z इक्वल्स टू 2, देन फाइंड z। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले जो आर ई जेड लिखा है ब्रैकेट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, और वो चूँकि 0 के इक्वल है, और इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी हुई है z की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 दी हुई है, और z जो है इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है और हमें इसको बताना है। तो सबसे पहले वही काम है जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू में करते आए कि इसका एक फार्मूला है, और z एब्सोल्यूट यानी कि आपके दोनों साइड डिटरमिनेंट्स के निशान है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे तो एक्स और वाई है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि रियल 0 के इक्वल है तो यहाँ एक्स चूँकि रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नंबर को उसकी टर्म को तो 0 लिख देंगे, और वाई जो है वो बेसिकली हमसे एक तरह से उसकी वैल्यू को पूछा गया है तो वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और जेड जो है एब्सोल्यूट में उसकी वैल्यू 2 दी है। याद रखें कि इस सूरत में आप जो है 2 को एब्सोल्यूट वैल्यू में रखें, और उसके बाद होगा ये कि रूट के अंदर वाई स्क्वायर है, 0 तो कुछ भी वैल्यू नहीं होती यानी कि 0 होता है। तो जैसे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आया तो अब सिलसिला ये है कि
तमाम बच्चे ये नोट कर लें कि ये 121 नहीं है, बल्कि ये एब्सोल्यूट के अंदर Z लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। अब याद रखें कि अब जैसे एब्सोल्यूट हटता है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस की साइन हम अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए चूँकि जो मौजूदा स्टूडेंट है उन्होंने क्लास 10 में देखा था कि जैसे ही एब्सोल्यूट हटाए जाते थे तो हम प्लस माइनस का साइन अप्लाई कर देते थे। चूँकि अब वाई चूँकि एक वेरिएबल है, हमें उसका वैल्यूज़ चाहिए जो कि कांस्टेंट की सूरत में है, तो वहाँ तो ऐसा होता था कि ये एब्सोल्यूट हटते थे और यहाँ पे प्लस माइनस अप्लाई होता था। लेकिन याद रखें कि वेरिएबल पे अप्लाई तो किए जा सकते हैं, लेकिन हमें बेहतर होता है, और बल्कि बेहतर क्या होता है यही ठीक बेहतर है कि आप जो है वो कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस का साइन अप्लाई करें। तो ये प्लस माइनस का आ गया। अब जैसे कि आपसे Z पूछा गया तो Z रिलेशन चूँकि उन्होंने गिवन भी था, x की जगह तो आपका जो है वो 0 है, चूँकि रियल उन्होंने 0 बोला है, और आयोटा के साथ जो y है और y प्लस माइनस में आया तो प्लस माइनस 2 आयोटा लिखा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और याद रखें कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपका हमेशा, चूँकि देखिए वही पुरानी बुक के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में दिया जाता था। तो नोट कर लें कि नई बुक है बेशक, तो ये हम कह सकते हैं कि नई बुक में 30-40% नए क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन जो कि पहले आते थे, और आने की वजह भी ये थी कि ये क्वेश्चन थोड़े वर्किंग में लेंदी और काफ़ी बेहतर होते हैं, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, तो इसके आने के दोबारा चांसेस हैं। अब चूँकि पुरानी बुक के अंदर हमने अलग तरीके से ये क्वेश्चन करवाया था, अब बुक चेंज हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके बताएं। तो यहाँ पे एक्स सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके जो ऑर्डर पेयर्स हैं, 2 आपको ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल्स टू के बाद -4,7 है। तो याद रखिए कि अगर हम जैसे मैंने इससे पहले फर्स्ट ईयर के लिहाज से इसकी वीडियो बनाई थी, तो इसमें अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर में ये देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट करेंगे, और किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू के बाद ये है। तो हमने करना क्या है कि हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला है जो कि मल्टीप्लाई की तरह डिवाइड का भी है, तो डिवाइड से ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमने अब करना ये है कि एक्चुअली यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसको यहाँ पे रोक देंगे, और जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स का ये वाला फार्मूला परफॉर्म हो जाएगा। और बहुत बेहतर है कि आप इस फार्मूले में जैसे A B C D लिखा है, तो A की लोकेशन पे जैसे -4 है, B की लोकेशन पे 7, C की लोकेशन पे 2 और D की लोकेशन में 3 है, इसे आप लाजमी मेंशन कर दें। और इसके मुताबिक यहाँ पे तमाम नंबर्स को लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई, इसका प्लस, ये तमाम कुछ करते हुए आप जैसे जैसे इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। और याद रखें कि जो हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई का फार्मूला है उससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी ये आएगा। अब सिंपल ये है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप स्टिल करके देख सकते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे की दोनों वैल्यू सेम है, और इस तरह से इसका आंसर 1 और 2 आया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें, इसे नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 का सेकंड पार्ट, और इसमें नोट करें कि बुक में थोड़ी सी गलती है, बल्कि बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया है, फौरी तौर पे स्क्वायर लगाएं। और याद रखें कि यहाँ पे भी हमें सॉल्व इक्वेशन यानी एक्स और वाई दोनों का आंसर चाहिए। A + B का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हुए हमने फार्मूला यहाँ पे ऑपरेट किया, और जैसे ही फार्मूला ऑपरेट हुआ तो A² + 2AB + B² यानी कि यहाँ आयोटा स्क्वायर आया, इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, और जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्चुअली छोटी छोटी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ आयोटा नहीं है जिस टर्म में, जैसे कि x² में और ये प्लस माइनस के 9 है, तो इन्हें हमें एक साथ लिख देना है। और 6x आयोटा और यहाँ से 2y आयोटा इक्वल टू के बाद है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और साइन इसकी चेंज होगी, और दोनों को एक साथ लिख दिया। और मैंने ज़रा खुला खुला इसलिए किया है कि याद रहे कि ये दोनों हमारे रियल पार्ट्स कहलाएंगे, चूँकि इनमें आयोटा नहीं है, और यहाँ पे आयोटा है इसलिए ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और इक्वल टू के बाद 0 है। अब हमें चूँकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इस रियल पार्ट को हम जो है इक्वल टू 0 के मुताबिक रखते हुए, इक्वल टू के बाद वैसे भी 0 है, तो बहरहाल ये हमारा ऐड होते हुए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं फिर तो ये 0 के इक्वल होते ही हैं, लेकिन चूँकि हमें एक टास्क दिया गया है कि सॉल्व द इक्वेशन,
तो इक्वेशन फिर हमें इसे बनाना पड़ता है और x की वैल्यू तभी मालूम होगी अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे। और यहाँ से हमारे पास x जो है वो स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस के 3 हासिल हो गए। अब सेकंड में भी हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 रखना है और यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों ही वेरिएबल मौजूद है और x के चूँकि प्लस में भी आंसर आया माइनस में भी आया है, तो पहले हमने x को +3 इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 3 इन नंबर 1 में पुट करना। 1 हमने इसको फौरी तौर पे नाम दे दिया और जैसे ही हमने x की जगह 3 रखा तो 6 से मल्टीप्लाई करके 18 और -2y इक्वल टू के उधर जैसे ही हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। फिर 2 से 18 जैसे ही कट किया तो 9 इसका आंसर आ गया। इसके दो आंसर आ रहे हैं, पहला x और y का आंसर आ चुका है। इसी तरह x का सेकंड आंसर जो कि नेगेटिव में वो भी नंबर 1 में वैल्यू हमने जैसे ही पुट की और पुट करने के बाद हमारे पास जो है बिल्कुल उसी तरीके से x -3 रखने पे y भी माइनस का 9 हासिल हुआ। इस तरीके से दोनों आंसर हमने एक साथ लिख दिया और ये भी क्वेश्चन याद रखें यानी कि 9 के दोनों पार्ट्स पहले एक्चुअली ये जो है आपके 4 पार्ट्स होते थे सॉल्व द इक्वेशन में, तो एक तो खैर MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट था जो कि 2-3 स्टेप में सॉल्व होता था, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि क्वेश्चन अक्सर आए और अगर आप कोशिश करें कि इसका थर्ड पार्ट भी वहाँ से कर लें तो हो सकता है कि वो भी आपके पेपर में आने के चांसेस। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था और 10 ही मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन 11 यहाँ पे लिख दिया था तो कोई मसला नहीं है, 10 हम लास्ट में इसके बाद कर लेंगे। 11 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन 4 पार्ट्स में हमने वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है और यहाँ पे हमने जैसे कि फर्स्ट आपका पार्ट है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है और सेकंड में भी लिखा है, लेकिन थर्ड में ये है कि हम रिवर्स एलसीएम लेंगे। रिवर्स का मतलब है कि हमें ऊपर की दोनों टर्म के नीचे √2 अलग अलग से कर देना है और नंबर 4 में भी कर देना है। और फिर याद रखें कि जो लेंथ होती है वो वेक्टर की वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू में यानी कि अगर हम यहाँ पे लेट कर लें इन तमाम को कि ये z के हिसाब से x + y आयोटा है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि z एब्सोल्यूट के साथ √ में x² y² होता है। और अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो x और y आयोटा के लिहाज से ये x है और ये 2y है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू x और y की जगह रखी और रखने के बाद इसका फाइनली आंसर √29 आया। लेकिन याद रखें कि लेंथ के अंदर चूँकि कोई ना कोई लेंथ का यूनिट होता है, ना दिया जाए या मेंशन ना हो तो हम यूनिट लिख देते हैं। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट में भी x और y के लिहाज से स्क्वायर करते हुए और एलसीएम लेते हुए और इसको जितना हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रूट के अंदर अगर फ्रैक्शन में आता है तो बुक के पीछे उसके लिहाज से आंसर नहीं है तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। लेकिन एक आम तस्वुर की बात है और जिसे हम कॉन्सेप्ट के लिहाज से गए तो बेहतर यही होता है कि इसका रूट हमें कैलकुलेटर की परमिशन है, हम पूरा फाइंड आउट करें, पूरी वैल्यू बताएं। क्योंकि जब भी कभी लेंथ की वैल्यू बताई जाती है तो आप एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स ये कहे कि भाई इस इलाके से कैंट रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर है, अगर वो आंसर ये देता है कि √113/3 यूनिट या यूनिट नहीं बोले तो वो बोले किलोमीटर, तो आप बताएं कि क्या इस बात के बाद दूसरे के इंप्रेशन होंगे, क्या ये आंसर सही समझा जाएगा। तो फाइनली ये होता है कि भले पॉइंट में आए या जिसमें भी आए, अगर बात लेंथ की हो रही है तो इसे पूरा सॉल्व करना चाहिए। लेकिन चूँकि बुक को देखते हुए टीचर भी विवश हो जाते हैं कि भाई आप इधर ही छोड़ दें, आगे नहीं करें। लेकिन अगर हम अकल के लिहाज से करें कि जहाँ बात फासलों की होती है तो आंसर रूट के अंदर देना मेरी नज़र से नामुनासिब है। और बहरहाल मैंने भी इसी लिहाज से दिया कि बुक वालों ने दिया हुआ है। इसी तरह हमने नंबर 3 में z के लिहाज से आंसर निकाला है जो कि 1 यूनिट है, नंबर 4 में भी निकाला है तो इसका भी 1 यूनिट है। आप इसे देख सकते हैं, आपके सामने हाजिर है। यूट्यूब पे यही फ़ायदा है कि हम आपकी गिरफ्त में होते हैं, जब तक आप गिरफ्त में रखना चाहें तो हमें रख सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर हम लाइव भी पढ़ा रहे हों तो यकीनी तौर पे जो हमने समझा दिया हो तो उसके बाद वो दोबारा नामुमकिन हो जाता है आपके लिए। तो 11 के हमने सारी पार्ट्स आपको दिखा दिए हैं और अंदाज़ा और समझा भी दिया है कि किस तरह से करना है। और मैं इन क्वेश्चंस को इसीलिए सॉल्व कर लेता हूँ कि आपकी वीडियोस को ज़्यादा बड़ा ना होने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी लिहाज से मैं अलग टाइम में इसे सॉल्व करता हूँ चूँकि नई बुक है। यकीनी तौर पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिन्होंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हो, लेकिन बहरहाल जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं वहाँ ये मुमकिन हो भी सकता है। तो अब तो भाई 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक ग्राफिकल क्वेश्चन है और नंबर 10 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। प्लेन एक जगह को कहते हैं, जैसे हमारा एरोप्लेन भी होता है
तो लिहाजा वो एक जगह होती है और हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं और हमें बहुत से ऑर्डर पेयर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सूरत में दिए गए हैं और हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट हमारा रियल होता है, सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और इन दोनों को एक साथ देना कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लान होता है। अब हमें बेसिकली ये करना है कि ये एक्स एक्सिस बनाते हुए इसे रियल एक्सिस और इसे वाई एक्सिस को जो है इमेजिनरी एक्सिस कहते हुए हर हमारे पास जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं एक्स को देखते हुए जैसे कि 2 है और वाई को देखते हुए -3 है, तो ये आपके पास एक जो है वो हमारे एक्सिस के ऊपर इसने एक पोजीशन ले ली है। जैसे एक्स का नंबर 2 है, इसको देखना है और वाई का -3 देखना है और याद रखें कि पहला 2 है तो रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है और इसी लिहाज से हमने जितने भी पॉइंट्स थे उनको देखते हुए हमने उनकी पोजीशन के ऊपर उनको रख दिया हुआ है और यही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, जिसे आप देख सकते हैं। बेसिकली ये ना एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं और ना ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बुनियादी तौर पे चूँकि इसमें ग्राफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहरहाल कर लेना फिर भी बेहतर है क्योंकि न्यू बुक है, कोई पता नहीं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है और अब इंशाल्लाह हम आपके अच्छे कमेंट्स को देखते हुए 1.2 भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तमाम वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल के हवाले से पढ़ रहे हैं वो चैनल के साथ रहें और इंशाल्लाह उनको हम बेहतर करके और शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ सर शायद इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।